हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। ठीक है, इसमें हमें क्या जानना है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना है। हमें जानना है कि पृथ्वी के अंदर में क्या है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसी संरचना है, क्या पाया जाता है। जिस तरह से हम पृथ्वी के बाहर देखते हैं अलग अलग तरह के उच्चावच पाए जाते हैं, तो जितना भी हमें ये पढ़ना क्यों है, देखिए, तो जितने भी उच्चावच हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर है, पहाड़ है, पठार है, तो आप हर चीज को देखिए। अगर कोई पेड़ है तो उसका जड़ होता है, और वो जड़ कहाँ होता है? जमीन के नीचे होता है। ठीक है, धरातल के नीचे होता है। तो इसी तरह जितने भी उच्चावच है सबका आप इसी तरह समझिए कि कुछ ना कुछ जड़ होगा। इसका मतलब उसका आधा से ज्यादा हिस्सा जो है उस पहाड़ का या उस पठार का आधा से ज्यादा हिस्सा जो है वो धरातल के नीचे में होगा। तो इस वजह से हमें जानना ये जरूरी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी के अंदर में आखिर है क्या। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसके बारे में नहीं जानिएगा आपको आगे के चैप्टर, आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आपको ज्योग्राफी को आगे पढ़ने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो देखिए, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारी गोल है। ठीक है, तो ये गोल है, सर्कल है, तो इसकी एक त्रिज्या होगी। ठीक है, त्रिज्या यहाँ से इसका हाफ, यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6378 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की गहराई जो है वो 6378 किलोमीटर है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खुदाई की गई है 6378 किलोमीटर तक हमने खुदाई की और फिर हम वहां तक पहुंचे, तो हम उतना कर भी नहीं सकते। एक बार इस चीज का प्रयास किया गया था, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने प्रयास किया था और वहां वो सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खुदाई कर पाए थे, उसके आगे ये खुदाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो 6378 किलोमीटर के सामने 12 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन 12 किलोमीटर से कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बस इतना पता चला है कि हाँ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में टेम्परेचर पृथ्वी के बाहर से कई गुना ज्यादा है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा है। ये हमें किस तरह से पता चलता है? तो ये अनुमान लगाते हैं साइंटिस्ट, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो चूंकि वो अंदर से होता है, धरातल के अंदर से होता है, तो इस चीज पर इसका अनुमान लगाते हैं वैज्ञानिक की पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है? लावा है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए अब हम उसे डायरेक्टली तो जान नहीं सकते हैं। ठीक है, अब खुदाई करने का तो कोई जरिया है नहीं कि हम खुदाई करेंगे और फिर धरातल के नीचे हम देख लेंगे कि कहाँ से क्या है, किस तरह की संरचना है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा हम फुल्ली डिपेंडेंट किस पर है? तो अप्रत्यक्ष स्रोतों पर हम डिपेंडेंट है, और हमें इस पर ही विश्वास करना पड़ेगा कि अप्रत्यक्ष स्रोत हमें क्या कहते हैं और इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए 3 स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए 3 स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से पहला आता है अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है प्राकृतिक स्रोत और तीसरा होता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। यानी कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो उससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, तो उन सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, अगर आपने पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी देख ले, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में, इस टॉपिक को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखिए, इन चीजों पर हमें बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली खुदाई करके पृथ्वी के अंदर तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए हमें किस पर विश्वास करना पड़ेगा? कुछ तो हमें अप्राकृतिक स्रोत लेने होंगे, कुछ तो हमें प्राकृतिक स्रोत लेने होंगे, और कुछ तो हमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत, जो भी साक्ष्य है, उन पर विश्वास करना पड़ेगा।
तो पहला तो आप देखिए, अब आप इसमें तीनों में से किसी को भी पहले ले सकते हैं। पहले आप प्राकृतिक स्रोत ले लीजिए, पहले आप अप्राकृतिक स्रोत ले लीजिए, या फिर पहले आप पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, तो इसमें क्या कहा गया है कि आपको याद होगा मैंने आप लोगों को चैम्बरलिन और मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना बताया था। ठीक है, जिसमें सूर्य होता है, सूर्य का एक साथी तारा होता है, फिर दोनों के आकर्षण बल के कारण सूर्य का कुछ टुकड़ा जो है या उस साथी तारे का कुछ टुकड़ा जो था वो बाहर निकलता है, फिर उसी तरह ये ग्रह में परिवर्तित हो जाता है और इसे ही कहते हैं हम क्या, ग्रहाणु परिकल्पना। लेकिन विद्वानों ने पृथ्वी को ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में माना है। वैज्ञानिकों ने जो भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दे रहे थे, तो उसमें क्या था कि पृथ्वी को उन्होंने तीनों रूपों में माना है। पृथ्वी को ठोस भी माना, द्रव भी माना और गैस भी माना है। और आपको याद होगा कि कांट की वायवीय राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति गैसीय निहारिका से मानी गई थी। याद होगा आपको याद हो अगर, तो मैंने पढ़ाया था आपको कि कांट की वायवीय राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति गैसीय निहारिका से मानी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है वो वायवीय अवस्था में है। ठीक है, और अगर ग्रहाणु परिकल्पना की हम बात करें तो इसका निर्माण, पृथ्वी का निर्माण एक प्रकार के ठोस कणों में एकत्रित होने से हुआ है। ठीक है, ग्रहाणु परिकल्पना ये जो है चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, तो इसके अनुसार पृथ्वी की संरचना ठोस कणों में एकत्रित होने से हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी का जो क्रोड है वो कैसा है, ठोस है। ठीक है, लेकिन ज्वारीय परिकल्पना जो जेम्स जीन्स और जेफरी की जो ज्वारीय परिकल्पना है, इसमें क्या कहा गया है कि भूगर्भ तरल है। ठीक है, इसमें क्या इन्होंने क्या प्रमाणित किया कि भूगर्भ यानी कि क्रोड जो है वो किस अवस्था में, तो तरल अवस्था में है। ठीक है, लेकिन अब देखिए आप, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को लें तो एक तरफ चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का क्रोड ठोस है, तो वहीं पर जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का क्रोड तरल है। तो अब इन दोनों में हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी के अंदर ठोस है या द्रव है। तो इसे तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, इसके अनुसार हम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ये हमारा बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि कोई गैस ये मान रहा, कोई द्रव मान रहा, कोई ठोस मान रहा, तो इस तरह से तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए हम दूसरा स्रोत देखते हैं जो कि है अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है, दूसरा क्या है, अप्राकृतिक स्रोत। तो अप्राकृतिक स्रोत में हम तीन तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं। पहला आता है, हम घनत्व के बारे में जानते हैं। घनत्व से हम जानते हैं कि किस तरह की संरचना है पृथ्वी के अंदर की, और दूसरा हम जानते हैं दबाव से, और तीसरा हम जानते हैं ताप से। ताप, दबाव या दाब, और ताप या तापमान। ठीक है, तो इस तरह से तो हम जानते हैं। तो देखिए घनत्व क्या है कि पहले तो देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का औसत घनत्व है, इसे हम क्या करते हैं, लगभग में लेते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में पृथ्वी पर जो घनत्व है उससे हमें काफी जानकारी मिलती है। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हो रही थी उसी समय पृथ्वी का के घनत्व का जो प्रतिरूप था वो निश्चित हो गया था, जिसके अनुसार क्या है कि कम घनत्व वाली जो चट्टानें हैं वो ऊपरी सतह पर, और ज्यादा घनत्व वाली जो चट्टानें हैं वो नीचे मतलब गहराई पर विस्तृत है, फैली हुई है। तो अब आप देखिए कि जो पृथ्वी जो कम घनत्व वाली चट्टानें हैं वो ऊपरी सतह पर यानी कि क्रस्ट पर होंगी, और जो अधिक घनत्व वाली चट्टानें हैं वो पृथ्वी के नीचे होंगी। ठीक है, तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही तय हो गया था।
तो पृथ्वी के भूपर्पटी का घनत्व कितना है? 2.6 से 3.3 ग्राम पर सेकेंड है, पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही ये निश्चित हो गया था कि कम घनत्व की चट्टानें ऊपरी सतह पर और अधिक घनत्व की चट्टानें निचली सतह पर होंगी। तो ऊपरी सतह पर है हमारा भूपर्पटी, ठीक है। तो भूपर्पटी का घनत्व कितना है? 2.6 से 3.5 या 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए पृथ्वी के आंतरिक भागों में सबसे अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या पाए जाते हैं? सबसे अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। इसका केंद्रीय भाग जो है वो निकल और लोहा जैसी भारी धातुओं से बना है, जिसका घनत्व सर्वाधिक होता है। और पृथ्वी का चुंबकीय गुण भी इसी के कारण उपस्थित है। पृथ्वी का चुंबकीय गुण किस वजह से? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में निकल और लोहा जैसे भारी धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए तो फिर इस हिसाब से अगर निकल और लोहा जैसी भारी धातुएं पाई जा रही हैं तो उस हिसाब से पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना होगा? तो उस हिसाब से पृथ्वी के केंद्र का घनत्व तो अधिक होना चाहिए। तो बिल्कुल ये इसका घनत्व क्या है? 11 या 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पर दो मत आए, हम मतभेद, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक है, अब इतनी बड़ी बात हो रही है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे, क्योंकि हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए हम स्रोतों पर डिपेंड है। तो अब क्या हुआ कि इस पर वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद छिड़ने लगी। मतभेद किस बात पर छिड़ रही थी कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना एवं संगठन कैसे हैं। तो दो मत उसमें आए, इसमें एक आया एक समान है और दूसरा आया एक समान नहीं है। यानी कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना जो है किसी ने कहा कि एक समान है और किन्हीं ने कहा कि एक समान नहीं है। तो भाई अब जब दो तरह की बातें हो रही हैं तो दोनों से पूछा गया कि अब आप अपना अपना बताइए कि आप किस तरह से कहते हैं कि एक समान है और आप किस तरह से कहते हैं कि एक समान नहीं है। तो इस पर क्या कहा गया? जिन्होंने कहा कि एक समान है पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन, तो उन्होंने क्या कहा कि दबाव जैसे जैसे बढ़ेगा, अब इनसे बात हुई ना कि पृथ्वी के केंद्र का घनत्व क्यों अधिक है, तो इन्होंने क्या कह दिया कि ठीक है, जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा दबाव के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता जाएगा। इनका क्या कहना था कि जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा दबाव के साथ ही घनत्व भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अब इसमें बात ये आया कि कोई भी चीज है, ठीक है, उसका अपना एक लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी चट्टान है उसका अपना एक इलास्टिक लिमिट होता है, वो उतना ही दबाव सह सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो या तो टूट जाएगी, ठीक है। तो हर चीज का तो उस हिसाब से तो घनत्व उतना बढ़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा देते जा रहे तो इसका मतलब हम अनिश्चित दबाव दे रहे तो अनिश्चित घनत्व भी तो नहीं बढ़ेगा ना, ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक इलास्टिक लिमिट होता है हर चीज का, ठीक है। उस लिमिट के बाद वो चीज टूट जाती है। तो इसमें क्या होगा कि अगर दबाव ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा तो घनत्व उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एक चीज का लिमिट होता है, उसके बाद फिर उस चीज का घनत्व जो है वो नहीं बढ़ता है। तो इसका मतलब जिन्होंने कहा कि एक समान है पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन, तो इसका मतलब उनका मत ये गलत था कि एक समान नहीं है। अब देखिए जिन्होंने ये कहा कि एक समान नहीं है तो उन्होंने किस बेस पर कहा? तो उन्होंने ये कहा कि पदार्थों एवं तत्वों के भार में जिस तरह से वृद्धि होते जाएगी घनत्व भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाएंगे, अंदर जाएंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे हमें क्या मिलेगा कि पदार्थों एवं तत्वों के भार में वृद्धि होती जा रही। तो जैसे जैसे पदार्थों और तत्वों के भार में वृद्धि होगी, इन्होंने कहा कि घनत्व भी बढ़ेगा। तो इनका मत जो था वो सही था कि एक समान नहीं है। इस तरह से हमें क्या देखने को मिला?
इसके बारे में घनत्व से हमें क्या जानकारी मिली कि पृथ्वी के का केंद्र जो है वो तरल नहीं है, वो ठोस है। और वहां क्या पाया जाता है, निकल और लोहा जैसी भारी धातुएं पाई जाती है, जिस वजह से पृथ्वी का चुंबकीय गुण भी आता है। ये चीज हमें घनत्व से जानने को मिला। अब आता है कि हम दबाव से हम कैसे जान सकते हैं दाब। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक सतह में जाने पर दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, आप जैसे जैसे पृथ्वी की आंतरिक सतह पर जाने लगेंगे दाब में आपका वृद्धि होने लगेगी। तो चट्टानों की दबाव क्षमता उनके कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान पर निर्भर करती है। जो जितने भी चट्टान हैं उनकी जो दबाव क्षमता होती है, यानी कि वो कितना दबाव सह सकते हैं, तो वो किस पर निर्भर करती है, इनके बीच में जो रिक्त, इनके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है इन पर निर्भर करती है। ठीक है, भौतिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उनके भार का दबाव भी बढ़ता है। जैसे जैसे जो भी भौतिक पदार्थ की मात्रा बढ़ रही है तो उसके साथ साथ उसका दबाव बढ़ते जाता है। तो पृथ्वी के धरातल पर जैसे जैसे हम केंद्र पर जाएंगे वैसे वैसे पदार्थों का भार और दबाव बढ़ता जाता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर हम जैसे जैसे जाएंगे उसका दबाव और भार बढ़ता जाता है। ठीक है, पहले भार बढ़ेगा देन दबाव बढ़ेगा। ठीक है, तो शुरू में तो ये कहा गया कि शैलों का भार दबाव बढ़ने के कारण ही पृथ्वी के क्रोड का घनत्व सर्वाधिक है। पहले ये माना गया था कि जो चट्टानें हैं उनका भार और दबाव बढ़ने की वजह से पृथ्वी का जो क्रोड है उसका घनत्व ज्यादा है। लेकिन आज कुछ सिद्ध हुआ है, कुछ नवीनतम अध्ययन हुआ है या कुछ मॉडर्न स्टडीज हुई है, उसके अनुसार ये सिद्ध हो गया है कि दबाव के कारण कोई भी चट्टान एक सीमा तक ही उसका घनत्व बढ़ता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चट्टान है उस पर जब हम दबाव देंगे तो उसका घनत्व एक सीमा तक ही बढ़ता है, उसके बाद नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोड का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, बल्कि भारी जो धात्विक पदार्थ है यानी कि लोहा और निकल जैसे जो भारी धात्विक पदार्थ है उसकी वजह से पृथ्वी के क्रोड का घनत्व अधिक है। तो दबाव और घनत्व दोनों से ये स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी का क्रोड कैसा है, वो ठोस है। ठीक है, अब देखिए तापमान के कारण किस तरह से, तो पृथ्वी की आंतरिक सतह पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती जाती है। अब जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे, आंतरिक सतह पर जाएंगे, तापमान में वृद्धि होने लगती है। प्रति 32 मीटर की हर 32 मीटर में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर बढ़ता है। ठीक है, हर 32 मीटर पर आप जैसे जैसे जाएंगे आपका तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा। तब तो इस हिसाब से अगर हम अपने पृथ्वी की त्रिज्या को माने तो 6378 किलोमीटर तक जाने पर अब आप सोचिए कि आपका तापमान कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप उतना ही सोच छोड़िए कि आप यहाँ देखिए किलोमीटर नहीं है 32 मीटर है, तो अगर आप 1 किलोमीटर तक भी जाते हैं तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट करिए कि कितना ज्यादा तापमान बढ़ जाता है। लेकिन ये नहीं है, इस आधार पर अगर हम इसकी माने हर 32 मीटर में जाने पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है तो इस आधार पर भूगर्भ के तापमान में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि वहां कोई भी खनिज या जो चट्टान है वो ठोस अवस्था में नहीं रह पाएंगे। अगर हम इस वृद्धि दर की बात माने कि हर 32 मीटर में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, तो इसके अनुसार पृथ्वी के जब हम अंदर में जाएंगे यानी कि क्रोड में, तो वहां कोई भी खनिज है या कोई भी चट्टान है तो उतने तापमान में कोई भी खनिज या चट्टान ठोस अवस्था में नहीं रह पाएगी, बल्कि वो तरल अवस्था में हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो ये सिद्धांत है ये गलत है। लेकिन ये गलत नहीं है, ये एक सीमा तक होता है, एक लिमिट तक ही होता है। इसका हम इस तरह से कुछ प्रमाण हमें मिला है कि ज्वालामुखी जब होता है तो उस समय जो लावा निकलता है उसको माना गया है कि हाँ पृथ्वी के अंदर जो है वो लावा है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम जाएंगे तो तापमान क्या बढ़ रहा है और लावा कैसे निकल रहा है, क्योंकि अगर वहां पर
पृथ्वी के अंदर में जब कोई खनिज है, कोई चट्टान है, कोई खनिज है, कोई चट्टान है, और हम यहाँ क्या करें, तापमान ये बढ़ता जा रहा है, तो ये तो क्या होगा, ये पिघलेगा ही ना। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये तरल अवस्था में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तरल हो जाएगा। इसका मतलब क्या, उतना गर्म क्या बन जाएगा, ये लावा बन जाएगा। और फिर ये हमें क्या मिलता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय यही लावा हमें देखने को मिलता है। लेकिन जितने भी वैज्ञानिक थे उनका कहना है कि गहराई पर दबाव की वृद्धि भी तो होती है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे दबाव भी तो बढ़ता है, जिससे कि जो भी चट्टानें हैं उनका जो द्रवणांक बिंदु है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शैलें जो भी चट्टान है वो ठोस ही रहती है। अब जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, यानी कि महाद्वीपीय परपटी जो है, उसमें तापमान की वृद्धि दर की परिकलन करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में सतह से 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है। 40 किलोमीटर गहराई पर जाने पर तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि स्थिर और शांत प्रदेशों में इसी गहराई पर 500 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, इस तरह से तापमान के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। अब देखिए ये क्या हुआ, आपको हम तापमान का समझा देते हैं कि वृद्धि दर। तो देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, तो हर 32 मीटर में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है। तो लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च किया तो उन्हें क्या मिला कि जिस स्थान पर जो क्षेत्र ज्यादा एक्टिव है वहां क्या हो रहा है कि 40 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर ही हमें 1000 डिग्री सेल्सियस मिल रहा तापमान। लेकिन जो स्थान, जो क्षेत्र बिल्कुल शांत प्रदेश है, तो वहां पर इसी गहराई पर यानी इसी 40 किलोमीटर पर हमें तापमान कितना, 500 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। तो इस आधार पर, तापमान के आधार पर हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। तापमान के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नहीं जान सकते हैं। हम किस आधार पर जान सकते हैं, दबाव और तापमान के आधार, दबाव और घनत्व के आधार पर हमें पता चलता है, लेकिन तापमान के आधार पर नहीं पता चलता है। अब इसके बाद हम प्राकृतिक स्रोत को हम कल जानेंगे कि पृथ्वी की प्राकृतिक स्रोत के बारे में हम से किस प्रकार हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। इसको हम कल की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।